वेलकम टू द एनसीईआरटी सीरीज बाय यूपीएससी विद लवीशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है अवर पास्ट सेकंड। ये एनसीईआरटी इवन मैं बोलती हूँ कि आपकी जो 12th की एनसीईआरटी है, जिसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट कवर है, या फिर आपकी सतीश चंद्रा बुक है जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री के लिए कंसिडर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनसीईआरटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थोड़े से पेजेस के अंदर इस एनसीईआरटी के अंदर बहुत कुछ ऐसा कवर है जो डायरेक्ट यूपीएससी के अंदर आपके मेडिवल हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर को अगर हम देखेंगे तो काफी बार पूछा गया भी है। ब्रीफली कवर करेंगे, थोड़ी सी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो के अंदर आपको बस बने रहना है और चीजों को समझना है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपका इंडेक्स है। स्टार्ट करेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर से लेकर लास्ट टॉपिक हमारा होगा 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब देखो, रफली जो हम टाइम पीरियड मानते हैं ना, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है आपका मेडिवल हिस्ट्री का 700 टू 750 एडी तक। वहीं अगर हम नॉर्मली जब हम अपनी तरफ से स्टडी करते हैं तो हम 707 एडी तक के टाइम पीरियड को मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बाय कन्वीनियंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई थी और वहीं से चीजें चेंज होना शुरू हुई थी, तो हम 1707 को ही मानते हैं कि यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री खत्म और मॉडर्न हिस्ट्री चालू। अब यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो एक तो आपका इंस्क्रिप्शन है, कॉमन हो गया, एंशियंट के अंदर भी मेडिवल के अंदर भी। एक आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, एंशियंट में भी मेडिवल में भी। इस वीडियो को देखने से पहले बेटर होगा कि आप मेरी 6th क्लास की एनसीईआरटी की वीडियो को देखें। अगर 6th क्लास वाली नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देखना। फिर है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सीक्वेंस के साथ चीजें लिखी हुई होती हैं। मतलब कि पहले 1356 में क्या हुआ, फिर 1357 में क्या, इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज चीजें लिखी हुई मिलेंगी, उनको हम कहते हैं क्रॉनिकल। तो यहाँ पर दे रखा है 14th सेंचुरी के अंदर क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरूनी wrote his first chronicle in 1356 and another version 2 years later, जिससे कि हमें काफी कुछ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी टर्म का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स। अरब जियोग्राफर अल इदरिसी इन 1154 CE created a map that provide details of the Indian subcontinent। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे की एनसीईआरटीज में भी और आपको बड़ी बड़ी बुक्स में भी कई बार नहीं देखने को मिलती। Historical record exists in a variety of languages which have changed considerably over the years। फिर यहाँ पर किस चीज की बात है? मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज है वो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज से अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना वो भी चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे हमारा वर्ड है हिंदुस्तान, आज हम हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर हम पूरे इंडिया को कवर करते हैं। वहीं मिनाज ए सिराज एक क्रॉनिकल थी जो 13th सेंचुरी की, उनके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान टर्म किसके लिए यूज किया था? सिर्फ पंजाब, हरियाणा और जो लैंड बिटवीन द गंगा और यमुना रिवर के बीच का लैंड है, सिर्फ उस लैंड के लिए उन्होंने वहां पर हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया था। तो टाइम के साथ साथ लैंग्वेज की ग्रामर या वकैब ही चेंज नहीं हुई, साथ के साथ किस वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब काफी तरीके की डेवलपमेंट इस टाइम के बीच में हुई। जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है यूज ऑफ पर्शियन व्हील, जिसका नाम दे रखा है अरघाटा। अब ये अरघाटा ना डायरेक्ट इस बार 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इससे पहले भी इस वर्ड को पूछा गया। वर्ड कहाँ से आया? यहीं से आया, यहीं से क्वेश्चन बना। अब अग्रघाटा क्या होता है? एक व्हील होता है। व्हील कैसे होता है? जैसे अगर आपने कभी पुरानी मूवीज को देखा हो तो बीच में एक पानी का व्हील है, उसके चारों तरफ एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, वो एनिमल्स उसको घुमा रहे हैं और वो पानी फिर अलग अलग जगह पर जाकर इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो होता है आपका, उसको कहते हैं अरघाटा। और क्वेश्चन भी सिंपल सा इतना आया था कि अरघाटा का मतलब क्या है एग्जाम के अंदर।
उसके अलावा यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, यूज ऑफ फायर आर्म्स इन कॉम्बैट एंड अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस इन द सब कॉन्टिनेंट। मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर ही, मेडिवल जो टाइम पीरियड था उसी के अंदर इंडिया के अंदर पोटैटोज आए, कॉर्न्स आए, चिलीज आई, टी, कॉफी, ये सारी चीज इसी टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। फिर है मेडिवल हिस्ट्री ही ऐसा टाइम पीरियड है जो पीरियड है ग्रेट मोबिलिटी का। कैसे? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर बाहर से इंडिया के अंदर बहुत तरीके के लोग आए, ट्रेवलर्स भी आए, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स आए, कुछ रूल करने आए, सभी जो थे वो इसी टाइम पीरियड पर आए। इवन जितनी यूरोपियन कंपनीज थी, चाहे वो पोर्तुगीज थी, चाहे फ्रांस थी, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सभी इसी टाइम पीरियड के दौरान ही इंडिया के अंदर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए आए। एमरजेंस ऑफ राजपूत, राजपूत कम्युनिटी का जो एमरजेंस है वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ। स्टार्टिंग में जो क्षत्रिय कास्ट थी, जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स होते थे, वो अपने आप को राजपूत कहलाते थे। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में कुछ अदर ग्रुप्स जैसे मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम्स हो गए, इन सभी ग्रुप का एमरजेंस भी इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ। फिर और क्या हुआ इस टाइम पीरियड पर? एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी इस टाइम पर काफी पीक के अंदर रहा, एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी चेंजमेंट इस टाइम पीरियड पर आए। फिर एमरजेंस ऑफ जातीज, जो आज तक इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका एमरजेंस भी मेनली इसी टाइम पीरियड पर हुआ। देखो यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, हिस्ट्री के अंदर कास्ट का, सब कास्ट का सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों को जातीज के अंदर, कास्ट के अंदर, सब कास्ट के अंदर डिवाइड किया जाता था उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, कि जिस इंसान का जो ऑक्यूपेशन होता था उस इंसान के लिए उस तरीके से जाति का वर्ड यूज किया जाता था। आज के कंटेक्स्ट में हम अलग तरीके से कास्ट को लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर मतलब जो था वो सिर्फ इतना ही था। फिर जाति अलग होती गई, हर जाति के अपने रूल बनते गए, रेगुलेशंस बनते गए, और जो एल्डर्स होते थे वो उनकी तरह जाति पंचायत बनने लग गई। सारी चीजों को उस तरीके से डिवाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर है रीजन एंड एम्पायर। इस टाइम पीरियड पर काफी बड़े बड़े एम्पायर भी स्टेब्लिश हुए, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत है, आपका मुगल पीरियड है, चोला एम्पायर है। ये सभी एम्पायर जो थे, जिनको इनके बारे में हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड चैप्टर से ये बुक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस उस टाइम पर यूज की जाती थी। गुजारी गुजरात वाले रीजन में, फिर गौरी बंगाल वाले रीजन में, सिंधी लाहौरी कश्मीरी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, इस तरीके से आपको अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलती थी। फिर यहाँ पर गियासुद्दीन बालबन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर स्किप कर देना, आगे थर्ड चैप्टर में दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देना, इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। फिर है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन से यहाँ पर क्या बातें की गई हैं कि उस टाइम पर मेडिवल हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड ही एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें रिलीजन के अंदर चेंजेस आए। अब ये देखते हैं हिंदुज्म के अंदर क्या चेंजेस आए। वर्शिप ऑफ न्यू डिटी स्टार्ट हो गया, यानी जो आपका विष्णु है, शिवा है, इनकी जो वर्शिप है वो हमने मेनली अच्छे तरीके से कब शुरू की? जब मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, जब से टेम्पल्स जो हैं उनको एज अ रॉयल्टी सिंबल समझा जाने लगा, और जो राजा थे वो टेम्पल्स को बनवाना उन्होंने स्टार्ट किया। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। नए नए भक्ति के आइडियाज जो थे उनका एमरजेंस होना स्टार्ट हो गया था, जैसे आपके कालिदास हैं, मीराबाई हैं, इन सभी के बारे में हम मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड पर ही देखते हैं। और इस्लाम एज अ न्यू रिलीजन भी इसी टाइम पर एमर्ज हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India कब? 7th century के अंदर। Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, जिसका नाम है अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. Many rulers were patrons of Islam and the ulema, learned theologian and jurist. मुस्लिम के अंदर भी सेक्ट्स होते हैं। कैसे हैं? पहले होता है सिया मुस्लिम्स। सिया मुस्लिम माना जाता है बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स
खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। तो ये डिफरेंस है सिया और सुन्नी में। इससे ज्यादा मतलब इस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको इसके बारे में नहीं दे सकती। स्कूल्स ऑफ लॉ इन इस्लाम। हनाफी। हनाफी होते हैं फॉलोअर्स ऑफ इमाम अबू हनीफा। हनाफी सी कुरान, सुन्नाह और इजमा, जिसको बोलते हैं कंसेंसस एंड कियास, डिडक्शन फ्रॉम एनालॉजी एज द सोर्स ऑफ लॉ। और हनाफीज आर बेस्ड मोस्टली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ईरान, टर्की एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। वहीं शफिया क्या होता है, शफीज होते हैं फॉलोअर्स ऑफ इमाम शफी एंड गिव एम्फोसिस ऑन इजमा, कंसेंसस के ऊपर वो ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। एंड द सफीज आर वाइडली स्प्रेड एंड फॉर्म 15% ऑफ मुस्लिम्स ग्लोबली। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बता रखा है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं जिनको हम बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर बनाते हैं, मतलब जैसे बुक्स के अंदर या एल्बम्स के अंदर जिनको हम बनाते हैं। एंड मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, और समटाइम्स इनको यूज किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट के टेक्स्ट को भी दिखाने के लिए, उसको भी इलस्ट्रेट करने के लिए। ये जिस स्टाइल की यहाँ पर फोटो दी गई है इसको बोला जाता है नस्तालिक स्टाइल। इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो, स्टाइल ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक हैंडराइटिंग, दो स्टाइल दे रखे हैं यहाँ पर, एक है नस्तालिक, दूसरा है शिकास्ते। नस्तालिक स्टाइल के अंदर होती है आपकी जो स्टाइल होता है कर्सिव और इजी टू रीड होता है, और शिकास्ते के अंदर क्या होता है, ये डेंस होती है इसके अंदर राइटिंग, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू नस्तालिक। फिर यहाँ पर आपका मैप दे रखा है, इस मैप के अंदर आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर बता रखा है चोला, पालास, राष्ट्रकूटास, गुर्जरा, प्रतिहारास, चांदास। अब देखो, मैं ज्यादा आपको यहाँ पर ब्रीफ में नहीं बताऊंगी, जितना एनसीईआरटी में हम उतना ही करेंगे। वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मेनली हम जब पढ़ते हैं ना, जब हम मानते हैं जो हर्षवर्धन का किंगडम था, हर्षास किंगडम, हर्षास किंगडम की जब एंडिंग हुई उसके बाद से हम नॉर्मली मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन को लेते हैं। अब हर्षास की एंडिंग होने के बाद पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिंगल एम्पायर नहीं था जिसने पूरे इंडिया को कवर कर रखा हो, या पूरे इंडिया के अंदर जिसका डोमिनेंस हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको किंगडम्स दिखाई देंगे। जैसे कि नीचे डेक्कन वाले रीजन में राष्ट्रकूटास थे, फिर ऊपर एक साइड गुजरात है, एक साइड प्रतिहार्स थे, ठीक है। फिर जब बिल्कुल नीचे आप आ जाओगे तो वहां पर आपको चोलाज मिलेंगे। तो इस तरीके से पूरे इंडिया अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, और ये सभी किंगडम्स की जो टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलर ही मिलेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस कोई 100 साल पहले स्टार्ट हुआ, कोई 100 साल बाद खत्म हुआ, इस टाइप से हमें इनकी टाइमलाइन मिलती है। अगर आप और ब्रीफली आपको क्यूरियोसिटी है तो अभी भी आप मेरी मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हो, आपको सारी चीजें वहां पर ब्रीफ में मिलेंगे। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, समंताज एमर्जिंग एज किंग। 7th सेंचुरी में क्या हुआ, देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट, या फिर उनको बोलते थे समंतास। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। जैसे ही उन समंतास को पावर मिली, वेल्थ मिली, तो उन्होंने अपने आप को महासमंता डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी अपने जो लॉर्ड्स थे उनसे लास्ट में जाकर फ्रीडम ली, और फ्रीडम लेने के बाद उन्होंने दोबारा से क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पर मैप में भी दे रखा है, देखो सेम टाइम पीरियड पे ये यहाँ पर चोलास थे, फिर इधर ये वाला जो आपका रूल है ना, ये राष्ट्रकूटास का एरिया था, फिर इधर ये गुज्जर प्रतिहारस का एरिया था, फिर इधर आपका पालास का एरिया था। तो इस टाइप से सारी ये सभी किंगडम्स वन टाइम पर ही थे, और इनमें आपस में क्लैश चलता रहता था। इनमें आपस में क्लैश आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं आगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्रकूटास को डिफाइन कर रखा है। राष्ट्रकूटास के बारे में क्या बता रखा है, वर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका इन द मिड 18th सेंचुरी। डांटी दुर्गा जो थे उन्होंने फाउंड किया था किसको, राष्ट्रकूटा एम्पायर को। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ मत देखो, छोड़ दो। फिर बाय यूज ऑफ मिलिट्री पावर, यहाँ पर मिलिट्री पावर की बात की गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। अब जिनके पास स्किल्स होती थी वो अपनी स्किल्स को यूज करके किंगडम्स को कार्व आउट करते रहते थे, और किंगडम्स एक खत्म होता था दूसरा एस्टेब्लिश हो जाता था। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूर शर्मा एंड द गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स
who gave up their traditional profession and took to arms successfully established kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. अब जिन्होंने, जो ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, ये भी ब्राह्मण्स थे पर इन्होंने अपने ट्रेडिशन को छोड़ा, इन्होंने पंडित वंडित चीज करना छोड़ा, हवन वगैरह करना छोड़ा, और इन्होंने भी क्या किया, आर्म्स को उठाया और अपने दिमाग का यूज कर कर, और फिर इन्होंने भी क्या किया, किंगडम ही इस्टेब्लिश किया। फिर दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, ये बेसिक्स बता रखा है जो उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था। यहाँ पर देखते हैं किंग्स, मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग। सेकंड दे रखा है सबऑर्डिनेट्स, किंग ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समंतास एज वेल विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। नेक्स्ट है आर्मी के बारे में बता रखा है, क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द आर्मी, पोजीशंस जो होती थी वो हेरिडिटी होती थी। फिर यहाँ पर रिवेन्यू सोर्सेज और उनके यूज बता रखे हैं कि रिवेन्यू को कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। ऑब्वियसली पीजेंट्स होते थे वो रिवेन्यू देते थे, कैटल कीपर्स होते थे वो रिवेन्यू देते थे, रेंट की तरह भी रिवेन्यू उनके पास आता था, रिवेन्यू ट्रेडर से कलेक्ट किया जाता था। और फिर उस रिवेन्यू का यूज किस में किया जाता था, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने में, वॉर्स के अंदर फाइट करने के अंदर, इन चीजों के अंदर सभी रिवेन्यू होता था उसको यूज किया जाता था। फिर दे रखा है प्रशस्तीज क्या होता है। Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves. अब प्रशस्तीज के अंदर जो डिटेल्स होती है उसको हम सच नहीं मान सकते, वो मेनली ट्रू नहीं होती थी, बट इनको प्रशस्तीज को देखकर हमें क्या पता चलता है कि दिस इज द वे जैसे वो किंग चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर प्रशस्ति मिलती है कि समुद्र गुप्ता थे, वो बहुत अच्छे रूलर थे, वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल रूलर थे, इस टाइप से 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। तो अब उसका मतलब क्या होगा कि मे भी वो बातें समुद्रगुप्ता के बारे में सही नहीं है, लेकिन वो बातें हैं जो समुद्रगुप्ता चाहते थे कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में बाद में जब कोई भी इस प्रशस्ति को देखे तो इस तरीके से मुझे कंसिडर करे कि मुझे सबसे सुप्रीम किंग कंसिडर करे या फिर मुझे नेपोलियन ऑफ इंडिया कंसिडर करे, इस टाइप से। तो वो होता है प्रशस्ति। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. नागा भट्टा प्रशस्ति was written in Sanskrit, मिली कहाँ पर, ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और नागा भट्टा कौन थे, एक प्रतिहारा किंग थे, जो प्रतिहारा किंगडम उस टाइम पर था मेडिवल के अंदर, 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर, 7th 8th 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर उनके एक किंग थे जिनकी प्रशस्ति हमें मिली संस्कृत में लिखी हुई, कहाँ मिली, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब है लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स क्या होती थी, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, कि जो किंग होते थे वो क्या करते थे, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देते थे, मतलब ब्राह्मण्स को लैंड देते थे जिनके ऊपर जो हक होता था वो फिर ब्राह्मण्स का होता था। एक सेकेंड रुको। These were recorded on, कहाँ रिकॉर्ड होती थी ये चीजें, कॉपर प्लेट्स के अंदर। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द, उसको रॉयल सील से सिक्योर्ड किया जाता था, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। और फिर ब्राह्मण्स क्या करते थे, जो लैंड उनको मिलता था उससे वो जो टैक्स आता था वो किसके पास जाता था, ब्राह्मण्स के पास जाता था। फिर यहाँ पर बता रखा है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, और यहाँ पर आपको टारगेट दे रखा है कन्नौज त्रिपेटाइट स्ट्रगल। अब कन्नौज का त्रिपेटाइट स्ट्रगल यहाँ पर पूरा रीड नहीं कर रही मैं, आपको सिंपल से बताती हूँ। हमने पीछे मैप में देखा राष्ट्रकूटा, पाला और गुजरा, ये 3 डायनेस्टी थी, ये 3 डायनेस्टी इस टाइप से इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश थी। अब यहाँ पर आपके बीच में है आपका कन्नौज, कन्नौज का एरिया। कन्नौज हर्षवर्धना की कैपिटल थी, हर्षवर्धना किंगडम की। अब हर्षा की डेथ हो गई थी, उनका किंगडम खत्म हो गया था, पर कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था, मतलब ट्रेड के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, हर तरीके से जो कन्नौज वाला जो एरिया था ना वो बहुत सुपीरियर था। तो उस टाइम पर कन्नौज काफी फेमस था और ऐसा माना जाता था जिसका रूल कन्नौज पर, मतलब उसका अच्छा खासा इंडिया के ऊपर डोमिनेंस है। इसीलिए ये जो तीनों एम्पायर थे ये अल्टीमेटली कन्नौज के लिए लड़ते जा रहे थे। और इन तीनों में आपको, जब हम ब्रीफ में देखेंगे कि इन तीनों में स्ट्रगल आपको चलता हुआ दिखाई देता है। अभी देखना है तो चैनल पे पुरानी वीडियोस देख सकते हो, अगर थोड़ा सा रुक सकते हो तो हम ब्रीफली, जब मैं आपको खुद से मेडिवल हिस्ट्री कराऊंगी जब हम डिस्कस करेंगे। अगली चीज दे रखी है यहाँ पर टारगेटिंग टेम्पल्स। अब उस टाइम पर मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस ये हुई कि उस टाइम पर रूलर्स मानते थे
कि वो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन इसलिए कराते थे ताकि उनकी पावर शो हो सके, और उस टाइम पर ये चीज एक मतलब पावर का सिंबल हो जाता था। इसीलिए जब आपस में किंगडम, एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक भी करता था तो वो टेम्पल पर अटैक करते थे। तो वो चीज उस टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी के बारे में डिटेल दे रखी है। अब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान रूल फ्रॉम 997 टू 1013। इन्होंने अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट हर जगह फैलाया। ये इंडिया के अंदर किस लिए आए? इंडिया के अंदर ये सिर्फ लूट मचाने आए थे। सोमनाथ का टेम्पल को भी इन्होंने ही लूटा था। बहुत साल पहले इनके ऊपर एक सीरियल भी आया था। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया के अंदर काफी लूट मचाई। अब उसके अलावा क्या था कि एक स्कॉलर थे अल बिरूनी, जिन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर भी इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए अल बिरूनी की बुक का नाम क्या था? किताबुल हिंद इनकी बुक का नाम था। जो महमूद गजनवी थे, इन्होंने खुद ने कभी इंडिया में रहकर रूल नहीं किया। ये इंडिया में आते थे, लूट कर चले जाते थे। बट ये वन इनकी लूट जो थी और इनकी वजह से चीजें ऐसी हुई कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग जो थी वो हो पाई। कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स। अब चहामन्स, जिनको बाद में लेटरली बोला जाता है फेमसली चौहान्स, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर वाले रीजन के ऊपर रूल किया, इन्होंने अपना जो रूल था वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करना चाहा। जब इनको किसका अपोजिशन मिला? चालुक्याज ऑफ गुजरात का अपोजिशन मिला और गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का अपोजिशन इनको मिला। बेस्ट नॉन चौहान कौन है? जिनको हम जानते हैं पृथ्वी राजा थर्ड, जिन्होंने अफगान रूलर मोहम्मद गौरी को 1191, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कहते हैं, उसमें हराया। बट जब सेकंड बैटल हुआ 1192 के अंदर, उसमें ये खुद हार गए। तो ये दोनों बैटल आपको याद रखने हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन जिसमें इन्होंने हराया और सेकंड बैटल के अंदर ये खुद हार गए। फिर अब यहाँ पर बात की गई है चोला एम्पायर की। चोला एम्पायर के बारे में इस बुक के अंदर ब्रीफली है, तो हम भी ब्रीफली देखेंगे। चोला एम्पायर की आपकी लोकेशन थी ये वाली, ये आपका चोला एम्पायर था। और अब हम चोला एम्पायर के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। अगर 3 लाइन में इन्होंने चोला एम्पायर यहाँ पर खत्म किया होता तो हम शायद नहीं करते। चोलास, सबसे पहले है विजयलाल, एक माइनर chiefly family known as Muttiyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Palwa king of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttiyar in the middle of 9th century. He built the town, उन्होंने तंजावुर का टाउन बनाया, and a temple for goddess निशुम्भ सुधीनी देव। इतना समझ में आ गया। अब जो सक्सेसर थे विजयलाया के, उन्होंने नेबरिंग रीजन को भी कंक्वायर्ड किया और जो किंगडम था वो साइज और पावर में बढ़ गया। इनके अलावा उस टाइम पर साइड में कौन थे इनके? द पंडवा एंड पालवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर पार्ट ऑफ दिस किंगडम, ये भी इनका पार्ट बन गई। अब आते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ चोला किंगडम, राजा राजा वन। राजा राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, बिकम किंग कब बने 985 के अंदर। इन्होंने एक्सपेंड किया अपने कंट्रोल को और ज्यादा। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब है दूसरे हैं राजेंद्र वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे। राजा राजा के सन थे राजेंद्र वन। उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी कंटिन्यू रखी और इन्होंने इवन गंगा वैली की तरफ भी रेड किया। इनको एक टाइटल भी मिला जिसका नाम है गंगई कोंडा, एंड इट मीन्स हु वन हैज कंक्वायर्ड प्लेसेस अप टू द गंगा रिवर, उसको बोला जाता है गंगई कोंडा। श्रीलंका के अंदर भी इन्होंने अपनी चोला एम्पायर को एक्सटेंड किया। साथ में साउथ ईस्ट के अंदर भी इन्होंने नेवी को बनाया, जिन्होंने साउथ ईस्ट के एरिया के अंदर भी एक्सपेडिशन किया। अब देखते हैं थोड़ा सा चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम, इन दोनों को बनवाया किसने? राजा राजा और राजेंद्र ने। उसके अलावा Chola temple often become the nucleus of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by other. और यहाँ पे जो टेम्पल थे वो सिर्फ वर्शिप के प्लेस नहीं थे, वो हब थे किसके? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के भी। चोला का क्राफ्ट की बात करते हैं। मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस जो थे वो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड क्राफ्ट था किसका? चोला पीरियड का। Chola bronze images are considered among the finest in the world. यहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर दे भी रखा है एग्जाम्पल के लिए। फिर है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग चोला एम्पायर। अब
काफी many of the achievements of the Chola were made possible through new developments in agriculture. River Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their bank. The water from all the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. तो जो रिवर कावेरी थी, सिंपल सी बात यह है, जो रिवर कावेरी थी वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था चोला एम्पायर के एग्रीकल्चर के फ्लरिश होने का। और यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, स्किप करो। फिर इरिगेशन सिस्टम बता रखा है, वो इरिगेशन सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा था, वो वेल्स को यूज करते थे, उनके पास ह्यूज टैंक्स होते थे, तो इस तरीके से उनका इरिगेशन भी अच्छा खासा चलता था। यहाँ पर सुलिस गेट के बारे में भी बता रखा है, एक बार इसको भी गो थ्रो कर लेना। अब बात करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर। सबसे पहले बता रखा है उर वर्ड का मतलब क्या था, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। पीजेंट की सेटलमेंट को उर बोला जाता था। नाडू किसको बोला जाता था, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स। मतलब एक विलेज की सेटलमेंट है उसको बोल दिया गया पीजेंट की, एक विलेज की सेटलमेंट को बोला गया उर, और वही 10-12 पीजेंट के विलेजेस का टोटल ग्रुप है उसको बोला जाता था नाडू। ये हो गया। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, स्किप करो। फिर है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय क्या होता था, जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलती थी उसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। फिर है सभा। सभा कौन से होते थे, ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंडलॉर्ड्स। जो ब्रह्मदेय की फंक्शनिंग को देखते थे, उनकी तरफ लुक आफ्टर करते थे, उनको बोला जाता था सभा। अब जो इंस्क्रिप्शन है उत्तमेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से जो हमें मिली है, वो इस चीज के बारे में, सभा के बारे में ग्रेट डिटेल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपके इस इंस्क्रिप्शन के बारे में पूरा देर भी रखा है, एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रो कर लेना। पूरा गो थ्रो करने की जरूरत है, आपको बस इतना पता होना चाहिए उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वहां से हमें किस चीज की डिटेल मिलती है, जो सभा के मेंबर्स थे वो किस तरीके से वर्क करते थे, क्या करते थे, वो डिटेल हमें यहाँ से मिलती है, उससे ज्यादा ब्रीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दे रखा है टाइप्स ऑफ लैंड इन चोला एम्पायर, ये हमें पता होना चाहिए। वेलन वेगई किसको बोला जाता था, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोपेटर्स को, ठीक है, जहां पर ब्राह्मणा से लिंक नहीं करता था, नॉन ब्राह्मण लैंड जो पीजेंट से बिलोंग करता था। ब्रह्मदेय क्या होता था, जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था। शाला भोगा क्या होता था, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, उसको शाला भोगा बोला जाता था। देवादनम ये कौन सा लैंड होता था, जो लैंड टेम्पल्स को गिफ्ट किया जाता था। फिर पलिच्छ छनंदम ये कौन सा लैंड होता था, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है यहाँ पर, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट किया जाता था, जहां पर वो जैन रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। अब यहाँ पर टैक्सेस अंडर चोला एम्पायर भी दे रखा है, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। वेती क्या होता है, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, उसको वेती बोला जाता था। कदम्बई क्या होता था, लैंड रिवेन्यू को कदम्बई बोला जाता था। फिर अदर टैक्सेस और थे वो छोड़ दो। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन इज डिपिक्टेड इन K15 ऑफ इलोरा। ये वर्क किसका है, कौन से टाइम पीरियड का, राष्ट्रकूटा जब वहां पर रूल करते थे उस टाइम पीरियड का काम है। फिर है राजा तरंगिनी। कलहना राजा तरंगिनी इज द ओल्डेस्ट एंड फुलेस्ट रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो ये कलहना की बुक है क्या, राजा तरंगिनी, जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर मेंशन है, गो थ्रो वंस, और ये संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। फिर है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम क्या है, इज अ 12th सेंचुरी तमिल बुक, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, विच इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन के बारे में। उसके बाद चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, ये यहाँ पर स्किप कर सकते हो, चाहो तो एक बार गो थ्रो कर लेना। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे, दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी इन द 12th सेंचुरी। आज तक इम्पोर्टेंट है, जब इम्पोर्टेंट बनी। अब देखते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। पहले दे रखा है यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी के बारे में। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द किसके, तोमर राजपूत के अंडर, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer, जिनको 12th century के टाइम पीरियड पर जो चौहान्स ऑफ अजमेर थे उन्होंने हराया, ठीक है। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants live in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhiwal has a wide circulation. अब टाइमलाइन यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी की देखते हैं क्या रही।
तोमर्स की टाइमलाइन है आपकी नियर अबाउट 1165 के टाइम पीरियड के अराउंड। फिर चौहान्स की टाइमलाइन आपको दे रखी है। फिर पृथ्वीराज चौहान की अलग से दे रखी है क्योंकि वो एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर जो थे चौहान डायनेस्टी के रहे। अब यहाँ पर दे रखा है अर्ली तुर्किश रूलर्स, ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। इन 1236 सुल्तान इल्तुमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। अब यहाँ पर देखो सीधा रजिया सुल्तान के बारे में बात की गई है। अब रजिया सुल्तान से पहले इल्तुमिश थे, वो वहां के रूलर थे, और इल्तुमिश से पहले कुतुब बिन ऐबक वहां के रूलर थे। अब देखो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर काफी डायनेस्टी ने रूल किया। स्टार्टिंग हुई थी स्लेव डायनेस्टी से, स्लेव डायनेस्टी से स्टार्टिंग हुई थी रूल करने की दिल्ली सल्तनत को, और एंडिंग हुई थी लोधी डायनेस्टी से। ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ, एंडिंग हुई थी लोधी डायनेस्टी से। अब लोधी डायनेस्टी की एंडिंग क्यों हुई यहाँ पर, क्योंकि लोधी डायनेस्टी की एंडिंग जब हुई जब आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था लोधी डायनेस्टी के रूलर और बाबर के बीच में। बाबर कौन थे, जो अकबर के दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उनके बीच में। तो वहां पर बाबर जीत गए और लोधी डायनेस्टी के जो रूलर थे इब्राहिम लोधी वो हार गए। तो वहां से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल का रूल स्टार्ट हुआ। फिर बाबर ने रूल किया थोड़ा सा, फिर बीच में, फिर उसके बाद हुमायूं ने रूल किया। हुमायूं बीच में शेरशाह सूरी से हार गए तो थोड़े टाइम तक शेरशाह सूरी ने रूल किया। फिर दोबारा हुमायूं के पास पावर आई पर उनकी डेथ हो गई। फिर अकबर ने रूल किया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर लास्ट में औरंगजेब, और फिर खत्म। इस टाइप से आपकी स्टोरी है। अब स्लेव डायनेस्टी से लोधी डायनेस्टी तक की यहाँ पर चीजें हुई। अब दिल्ली सल्तनत को और ब्रीफ में बाद में देखेंगे, पहले जो एनसीईआरटी में वो देखते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि 1236 में क्या हुआ, सुल्तान इल्तुमिश की डॉटर रजिया जो थी वो सुल्तान बनाई गई इल्तुमिश की डेथ के बाद। इल्तुतमिश की डेथ के बाद इनको बनाया गया, इससे पहले इल्तुतमिश जो थे वो रूल कर रहे थे। अब द क्रॉनिकल ऑफ द एज Minhaj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as a ruler. Now, were the nobles happy at her attempts to rule independently, she was removed from the throne in 1240. अब उस टाइम पर कोई भी इनके रूल से, ये काफी कैपेबल थी, बट एट लास्ट इनका जेंडर वो नहीं था जो उस टाइम के लोगों को चाहिए था, इसलिए इनसे 1240 के अंदर इनको थ्रोन से हटा दिया गया। अब Minhaj-e-Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. अब वही सिंपल सी बात है जो आज, ये चीज तो आज भी है। On her inscriptions and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. अब देखते हैं अदर प्रोमिनेंट फीमेल रूलर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर क्वीन रुद्रमा देवी के बारे में बताया गया। ये क्वीन थी किसकी, ककातिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, जो आज के आंध्र प्रदेश का पार्ट है, जो हिस्सा वहां की ये क्वीन थी। इन्होंने इस टाइम पीरियड पर रूल किया गया था, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बताया हुआ है दीदा, क्वीन दीदा रूल कहाँ किया था, इन्होंने कश्मीर में रूल किया था 980 से लेकर 1003 तक, तो इनके बारे में यहाँ पर मेंशन है। अब देखो पूरी यहाँ पर टाइमलाइन दे रखी है। सबसे पहले रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, और यू कैन से दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे कुतुब बिन ऐबक, जिन्होंने रूल किया 1206 से लेकर 1210 तक। ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आपको स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया, फिर इनके बाद इल्तुतमिश का रूल आया, फिर रजिया का रूल आया, फिर गियासुद्दीन बलबन का रूल होता है। इनके रूल के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई और स्टार्टिंग हुई खिलजी डायनेस्टी की। अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो आपने खिलजी के बारे में सुना होगा। खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई, दो ही रूलर रहे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर स्टार्टिंग हुई तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी के तीन इंपॉर्टेंट रूलर रहे, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर इन तुगलक डायनेस्टी भी खत्म हो गई। फिर आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी इतनी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई, इनके रूलर रहे खिर्ज खान रूलर रहे। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के रूलर यहाँ पर सिर्फ बहलूल लोधी के बारे में बताया। बहलूल लोधी के बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी आते हैं, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आते हैं, और फिर चीजें खत्म हो जाती है इनकी भी। अब बस यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर शेरशाह सूर के बारे में दे रखा है।
Sher Shah started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged the and defeated the Mughal emperor Humayun, जो अकबर के फादर थे. मैंने अकबर को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि अकबर नाम सभी ने सुना हुआ होता है, जो अकबर के फादर थे. शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया. ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया. उसके बाद क्या हुआ कि जो चीजें थी दोबारा हुमायूं के हाथ में चली गई. शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था वो बहुत अच्छा था, इसलिए उस मॉडल को अकबर ने भी फॉलो किया. अब है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत की. कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है. तो पहला है आर्किटेक्चर. दिल्ली सल्तनत built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protector of, वो मानते थे कि वो इस्लाम के प्रोटेक्टर है. Mosques also helped to create the sense of community of believers who shared a belief system and a code of conduct. यहाँ पर फिर एक मॉस्क्यू के बारे में बता रखा है, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू. This was the first congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultan, described in the chronicle as Dilli-i-Kohna, the old city. Quwat al-Islam Mosque and the miniature building during the last decade of the 12th century. इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर और किसकी बात की, हाँ, the mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The मीनार वॉज बिल्ड बाय टू सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश. इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ना याद हो तो छोड़ देना. बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ट इन द रीन ऑफ, कब बनी, जब मोहम्मद तुगलक का रूल चल रहा था उस टाइम पर इस मॉस्क्यू को बनवाया गया. वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जहापना एंड द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली. फिर यहाँ पर मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी के रूल के टाइम पर. फिर मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली, जिनको 1520s के लेट में बनवाया गया. फिर बात की गई है इल्तुतमिश के तौम की. द मुसलम ऑफ शाम्स अल दीन इल्तुतमिश इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू इल्तुतमिश ऑन एक्सटेंशन टू द कुतुब मॉस्क्यू. तो ये कुछ चीजें थी जो इस टाइम पर बनी. फिर है अलई दरवाजा इज द साउदर्न गेटवे ऑफ द क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली दिल्ली. आज भी आप जाकर इन चीजों को देख सकते हो. बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इन 1311 एंड मेड ऑफ रेड स्टोन. फिर है फिरोज शाह तुगलक टोम, जो लोकेट करता है होस्कास न्यू दिल्ली क्लोज टू द टैंक बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. इसको भी आप आज जाकर देख सकते हो. तुआरिक हिस्ट्रीज. तारिक तुआरिक वर रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ये दिल्ली सल्तनत के अंदर. The authors of Tuareg lived in cities, mainly Delhi, hardly ever in villages, and they often wrote their histories for Sultan in the hope of rich rewards. इन्होंने मतलब सिर्फ इनको अच्छा रिवॉर्ड्स मिले इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री लिखी. फिर यहाँ पर दे रखा है द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का है, बट चाहो तो गो थ्रू कर लेना, बट काम का ज्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ. फिर उसके बाद मेजर सिटीज बता रखे हैं जिसको इल्तुतमिश ने कैप्चर किया, उसका मैप है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है. फिर ये साउथ इंडिया के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किए उसका आपको यहाँ पर मैप दिख रहा है. चाहो तो सारी डिटेल्स सारे नाम है यहाँ पर, चाहो तो याद कर लेना, पर इतना डीप में यूपीएससी में आपको काम आएगा नहीं. हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बात अलग है, और अगर हिस्ट्री के अंदर और ज्यादा डीप जाना चाहते हो तो भी अलग बात है. बट अगर हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे सिर्फ यूपीएससी के लिए या फिर किसी पीसीएस एग्जाम में जरूरत है उतनी ही. फिर यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार गो थ्रो करने की चीज है. एक रीडिंग के अंदर सिर्फ इन चीजों को निकाल देना, याद रहेंगी तो ठीक है, नहीं भी रहेंगी तो कोई दिक्कत आपको तैयारी में नहीं आएगी. फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक, उसके बारे में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा देखना है. पहला है बंदागन सिस्टम. बंदागन सिस्टम क्या है? रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर, द अर्ली दिल्ली सुल्तान exceptionally Iltutmish favored their special slaves purchased for military service, जिनको बोला जाता था बंदगान इन पर्शियन. तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, सारी चीजों को छोड़ दो. ये इंपॉर्टेंट है, इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम क्या था? द खिलजी एंड तुगलक मोनार्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस. उन्हीं लैंड को बोला जाता था इक्ता, और जो उनको होल्ड करता था उसको बोला जाता था इक्तादार और मुक्ति. अब द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज क्या होता था? मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना इक्ताज के अंदर. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको
याद रखना है इक्ता सिस्टम को। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी एंड दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स। इसी रेवेन्यू से क्या करते थे, वो उनको पे कर देते थे। उसके बाद है यहाँ पर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats, and rich landlords to accept their authority. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देना। फिर बता रखा है कि यहाँ पर 3 टाइप के टैक्सेस होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर, ये याद रखना है। पहला होता था ऑन कल्टीवेशन, जिसको बोला जाता था खर्च, एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। और टैक्स किस पर होता था, कैटल पर टैक्स होता था, हाउसेस के ऊपर टैक्स होता था। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर चंगेज खान के इन्वेजन और डिफेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान, उन्होंने इन्वेड किया कहाँ पर, ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule। और ये सेम लाइन से ना यूपीएससी ने आज तक 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इस सेम लाइन से यूपीएससी ने 2 बार यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। दिस forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi which possessed a huge administration challenge। एक टाइम पर क्या था, एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये स्टेटमेंट सही थी, एक बार पूछा था तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी, क्योंकि रूलर का नाम चेंज कर दिया गया था। अगर आप चाहो तो आप मेरे मेडिवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है इन क्वेश्चंस को। First time in the history of Sultanate, a Delhi Sultan, Muhammad Tughlaq, planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq measures, ये आगे फिर कहाँ गया, measures were conceived as a part of military offensive against the Mongol। अब बीच में यहाँ पर जो हमने स्किप किया वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। एक बार दोनों चीजों को गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर देखो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन किया गया है कंप्लीट, तो इसको सिर्फ आपको 1 टाइम रीडिंग देनी है। इसमें समझ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक 1 टाइम रीडिंग देनी है, वो 1 टाइम रीडिंग यहाँ पर दे देना। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, Three orders। The idea of the 3 orders was first formulated in France in the early 11th century. It divided society into 3 classes: those who prayed, those who fought, and those who tilled the land। अब देखो क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये पढ़ लिया, ये पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सजेशन आपको ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी ऐसे स्टडी करनी है कि आपको जो फर्स्ट रीडिंग आपकी लेनी है, आई विल सजेस्ट कि आप मेरी ही पीडीएफ से लो। आप जो पहली रीडिंग लो उसमें आप हर लाइन को रीड करो, और सेकंड जो आप रीडिंग लो उसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको दोबारा से रिवाइज करो, या फिर आप फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके 2-3 पेजेस के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हो, और वहीं से आप दोबारा से एक बार चीजों को देख लो। अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इब्न बतूता वाज अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर थे। कहाँ से थे, मोरक्को से थे। ही लिव्ड इन रॉयल कोर्ट ऑफ, किस टाइम पर थे ये इंडिया के अंदर, जिस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था, और उन्हीं के रॉयल कोर्ट के अंदर ये रहे। फिर है सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उन्होंने अपॉइंट किया था अजीज कुमार अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज अहमद अ बार्बर, मनका तबाक a cook and 2 gardeners, Lada and Pira to high administrative post। Ziauddin Baroni, a mid-14th century chronicle, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। फिर है The Circle of Justice, फर्क मुदाबिर wrought in his the 13th century, जिसके अंदर लिखा था किंग कैन नॉट सर्वाइव विद सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। तो दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो आगे बढ़ते हैं, 4th चैप्टर। अब इसके अंदर दे रखा है मुगल एम्पायर के बारे में। अब मुगल्स के बारे में दे रखा है, मुगल्स क्या थे, डिसेंडेंट थे 2 ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर। मदर की साइड से बात करें तो वो थे डिसेंडेंट चंगेज खान के, द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। फादर की साइड से देखें तो वो सक्सेसर्स थे तैमूर के, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की के। उसके बाद क्या है, द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास्करेस ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। चंगेज खान को हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसलिए वो अपने आप को
उनकी वजह से नहीं कहलवाना चाहते थे। अब क्या है, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। दे सेलिब्रेटेड देयर जियोलॉजिक विक्ट्री पिक्टोरिकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। इनमें से अब आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि मुगल्स ग्रेट लीनियज से, दो मदर की साइड से चंगेज खान से बिलोंग करते थे, फादर की साइड से वो तैमूर से बिलोंग करते थे। अब पहले मुगल एम्परर के बारे में बात करते हैं, बाबर। 1526 से लेकर 1530 के रूल में। 1526 में उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जीता था, और बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद क्या थे, वो रूल के अंदर आ गए। ये रही बैटल ऑफ पानीपत की डिटेल हो गई। उसके अलावा उन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल किए जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीसीएस के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, पर यूपीएससी भी पूछ सकता है। 1526 के अंदर उन्होंने राणा संगा को हराया। क्या थे वो? राजपूत रूलर थे, एंड एलिज एट कनौज। 1528 में उन्होंने राजपूत को चंदेरी के अंदर हराया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एक बार इसको गो थ्रो कर लेना बहुत है। फिर बात कर रखी है यहाँ पर हुमायूं की। हुमायूं ने 2 बार रूल किया, 1530 से लेकर 1540 तक रूल किया। 1540 में शेरशाह सूरी से हार गए। फिर 15 साल शेरशाह सूरी ने रूल किया। फिर उनको 1555 में दोबारा से हुमायूं को चीजें मिली, बट उनकी डेथ हो गई, तो सारी चीजें बाद में अकबर के पास चली गई। अब यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई है। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया कहाँ पर? चौसा के अंदर 1539 में, फिर कन्नौज के अंदर 1540 में। इन ईरान हुमायूं, फिर जो ईरान थे, सॉरी हुमायूं थे, वो ईरान भाग गए हारने के बाद। उसके बाद हुमायूं को हेल्प मिली किसकी? सफदीद शाह की, और फिर उन्होंने 1555 के अंदर दिल्ली को दोबारा कैप्चर किया, और अगले ही साल उनकी डेथ हो गई। फिर अकबर की बात कर रखी है। अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो एम्परर बने। अब अकबर के रूल बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला पीरियड 1556 से लेकर 1570 तक का। इसके अंदर क्या था? अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बहरम खान एंड अदर members of the domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Golconda, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks. In 1568, the Sisodia capital of Chittor, and in 1569 Ranthambore was seized. तो ये 2 इंफॉर्मेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई। फिर है 1570 से लेकर 1585 तक का टाइम पीरियड, जिसके अंदर उन्होंने गुजरात के अंदर कंपेन्स किए, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर एंड ओडिशा के अंदर उन्होंने कंपेन्स किए। फिर है आपका टाइम पीरियड 1585 से लेकर 1605 का, जिसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, कंपेन्स लॉन्च किए गए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर कांधार को सीज किया गया, सफादिद से कश्मीर को एनेक्स किया गया। साथ में कंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्ट हुए। बेरार खंदेशन पार्ट्स ऑफ अहमदनगर जो था उसको भी अकबर ने एनेक्स कर लिया। और इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रूल अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, क्योंकि उनके सलीम के साथ भी जो रिलेशंस थे, सलीम जिनका बाद में चलकर जो राजा बने जहांगीर नाम से, उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो वो वहां पर बिजी थे। अकबर के टाइम पीरियड पर इतना एरिया था जो मुगल के कंट्रोल के अंदर आ गया था। फिर जहांगीर की बात की गई है 1605 से लेकर 1627 तक। इन्होंने भी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए, जो अकबर ने रख रखे थे, कर रहे थे अकबर, उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके अलावा क्या था, इनके कैंपेन सिख के खिलाफ थोड़े सक्सेसफुल नहीं हुए, अहोम्स के खिलाफ सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर अब प्रिंस खुर्रम जो फ्यूचर एम्परर बने, शाहजहां, लास्ट ईयर इनके रूल के अंदर शाहजहां भी इनसे अगेंस्ट इनके हो गए थे। एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। फिर नूरजहां का इन्फ्लुएंस क्या था जहांगीर कोर्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है वन रीडिंग के लिए। फिर शाहजहां के बारे में बताया हुआ है 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने रूल किया। इन्होंने भी डेक्कन के अंदर काफी सारे रूल किए। द अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड बाय शाहजहां। उसके अलावा ये सारे इनके बारे में बता रखा है। 1632 में क्या था, अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ट कर लिया गया था। बीजापुर की जो फोर्सेस थी उन्होंने भी इनसे पीस मांग लिया था। फिर 1657 से लेकर 1658 तक का जो टाइम पीरियड था, शाहजहां के बाद सक्सेशन किसको मिलेगा, कौन रूलर बनेंगे, उसके चीजें हुई। इसके अंदर क्या हुआ, औरंगजेब जो थे वो जीत गए, एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा एंड शिखा, उनको उन्होंने मार दिया और शाहजहां को उन्होंने जेल में डाल दिया। फिर औरंगजेब का रूल है, औरंगजेब ने भी काफी लंबा रूल किया। फिर यहाँ पर सारी चीजें जितनी भी औरंगजेब ने कंपेन किए, मेनली उनके जो शिवाजी के अगेंस्ट कंपेन रहे, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर
मेंशन है। वन रीडिंग का काम है, ज्यादा चांसेस भी नहीं है कि इन चीजों के बारे में पूछा जाए। फिर मुगल्स के रिलेशंस अदर रूलर्स के साथ कैसे थे उसके बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि रूलर्स के मतलब देखो अकबर के टाइम पर जो रिलेशंस थे वो सभी के साथ अच्छे थे। कुछ राजपूत डॉटर्स ऐसी थी जिनके मुगल एम्पायर के अंदर शादी भी हुई, जिनमें से एक थी जो जहांगीर की मदर थी। आपने मे भी जोधा अकबर सीरियल भी देखा होगा या मूवी भी देखी होगी जिसमें भी ये चीजें दिखाई जाती हैं। वो रूलर ऑफ आमेर की बेटी थी। अब यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दे रखा है मनसबदार्स के बारे में। मनसबदार्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। द टर्म मनसबदार क्या रेफर करती है? इंडिविजुअल जिसके पास मनसब है। मनसब का मतलब होता है एक रैंक है। अब रैंक अलग अलग होते थे। अब रैंक और जो सैलरी होती थी दोनों ही चीज एक न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से होती थी। 100, 200, 300, 400 ऐसे करके 7000 तक रैंक होते थे। 7000 के ऊपर सिर्फ जो बहुत एम्परर के क्लोज हैं, उनके साथ ब्लड रिलेशन है या किसी तरीके से रिलेशन में है, उन्हीं को 700 तक वही पहुंच पाते थे। अब नोबल्स विद द जात ऑफ 500 वर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1000। तो जितना ज्यादा आपका रैंक उतने ज्यादा आपके पास पावर, उतना ज्यादा आपके पास लैंड, उतने ज्यादा आपके पास आर्मी और वो सारी चीजें डिवाइड की जाती थी। नोबल्स की बात करें, जो अगर नोबल्स में देखोगे तो मुगल एम्पायर के टाइम पर नोबल्स के अंदर सब इंक्लूडेड होते थे। कुछ राजपूत होते थे, कुछ मराठास होते थे, कुछ मुस्लिम्स होते थे, कुछ तुर्किश होते थे, कुछ अफगान्स होते थे। अब है जागीरदार। जागीरदार क्या होता है? मनसबदार को उनकी जो सैलरी मिलती थी ना वो जागीर्स की फॉर्म में मिलती थी। जागीर्स क्या होते थे? जागीर्स लैंड को बोला जाता था। मनसबदार का जितना ज्यादा रैंक होता था उसको उतनी ही ज्यादा जागीर्स मिलती थी, यानी उतना ही ज्यादा लैंड मिलता था। अब जागीर में भी जब हम आगे देखते हैं ना, डीपली देखते हैं, तो जागीर में भी दो चीजें होती हैं कि कुछ ऐसे होते थे जिनको कैश में पेमेंट मिलती थी मनसब को, उनको तनख्वाह जागीर बोला जाता था। कुछ जागीर ऐसी होती थी जो लैंड की फॉर्म में ही होती थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की जागीर्स क्या होती थी। जो मनसबदार को दिया जाता था, जागीर्स उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको अलॉट की जाती थी। फिर यहाँ पर जमींदार बता रखा है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वर टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पीजेंट्री। तो मेन जो उनकी इनकम थी वो यहीं से आती थी। जो पीजेंट से पेमेंट कलेक्ट करते थे जमींदार, वही रूलर की या मुगल एम्पायर की जो थी मेजर इनकम सोर्स था। फिर यहाँ पर जब्त सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे टोडरमल carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. तो इस तरीके से जो रेवेन्यू था उस टाइम पर फिक्स किया जाता था। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? टोडरमल ने, जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब है अकबर की पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेट डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक अकबरनामा, इन पर्टिकुलरली इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द एन अकबरी। तो अकबरनामा जो था किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जिसके अंदर अकबर के बारे में बहुत चीजें लिखी हुई हैं। और खास करके जो अकबरनामा की लास्ट वॉल्यूम थी जिसको बोला जाता है एन अकबरी, उसके अंदर बहुत चीजें लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और ज्यादा दे रखा है। वन रीडिंग है और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में बता रखा है। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो एम्पायर होता था उसको डिवाइड किया जाता प्रोविंसेस में। उसको बोला जाता, प्रोविंसेस को क्या वर्ड दिया जाता था उस टाइम पर? सूबास, जिनको सूबेदार जो थे वो गवर्न करते थे। फिर ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। हर प्रोविंस का अपना फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसको बोलते थे दीवान होता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन इस प्रोविंसेस, जो सूबेदार होते थे वो अदर ऑफिसर्स उनको सपोर्ट करते थे। जैसे मिलिट्री पे मास्टर को बोला जाता था बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज को बोला जाता था सदर, मिलिट्री कमांडर्स को बोला जाता था फौजदार, टाउन पुलिस कमांडर को बोला जाता था कोतवाल। फिर यहाँ पर दे रखा है मिलिट्री मैनेजमेंट के बारे में। Akbar nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal to the empire, functioned effectively, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. फिर रिलीजियस पॉलिसी जो थी अकबर की उसके बारे में बताया गया है। When Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the रिलीजन का डिस्कशन उन्होंने सिर्फ उलेमा के साथ नहीं किया, ब्राह्मण्स, जस्ट, प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स, सबके साथ उन्होंने डिस्कस किया। ये डिस्कशन कहाँ हुआ? इबादत खाना के अंदर इसको डिस्कस
किया गया। और इसी तरीके से अकबर को एक आइडिया आया, क्या था? आइडिया ऑफ सुलह कुल, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल कुल। अब ये सुलह कुल क्या थी पॉलिसी अकबर की? दिस आइडिया था ये टॉलरेंस का, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन दिस रियलम, इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। सिंपल सा था कि इस आइडिया से क्या था, ये आइडिया था टॉलरेंस का कि ये रिलीजन के बेस पे लोगों में डिफरेंस ना किया जाए, लोगों की ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस के अंदर बिलीव किया जाए। Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around his idea of Sulaykul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. औरंगजेब ने कुछ फॉलो नहीं किया, वो हर चीज उनके अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। फिर मुगल रूलर इन द 17th सेंचुरी और आफ्टर कैसे चला उसके बारे में यहाँ पर गिवन है, बट कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़े। वन टाइम रीडिंग इज मोर देन इनफ। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है मुगल्स लीनेज, तैमूर, मीरानशाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, अबू सैद, उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये पूरी लीनेज के बारे में डिस्क्राइब है, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया के अंदर चीजें थी। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क को पर्शियन के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया है। एक मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी के अंदर। द महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योगा वशिष्ठ वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क जिनको ट्रांसलेशन करवाया गया। द रजमनमः पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत contains lavish illustration of the events of the महाभारत। फिर है सुल्तान सुलेमान। ड्यूरिंग हिज रूल द ऑटोमन तुर्की स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप, seizing Hungary and besieging Austria. His army also seized Baghdad and Iraq, much of North Africa, all the way to Morocco, acknowledged Ottoman authority. तो ये आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हर चैप्टर के लास्ट में आपको थोड़ा सा मिल रहा है, वो यहाँ पर मेंशन है। चाहो तो एक बार इसको गो थ्रो कर सकते हो। फिर ये अकबर की कंटेम्प्रेरीज कौन कौन थे वर्ल्ड लेवल पर, उसके बारे में यहाँ पर लास्ट पॉइंट के अंदर गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर आपको रूलर्स एंड बिल्डिंग के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इसको देखते हैं। बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। पहला था फोर्ट बनवाना, प्लेस बनवाना, गार्डन, रेसिडेंसेस और टोम बनवाना। सेकंड था वह स्ट्रक्चर जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनवाए जाते थे उस टाइम पर, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक, वेल, बाजार्स, इन सबको बनवाना। अब है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पर यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। पहली है ट्राबेट और कॉरबेल्ड स्टाइल। इसके अंदर क्या होता था? बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टिंग एडिंग मोर रूम्स, डोर्स, विंडोज टू बिल्डिंग्स। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture, इसको बोला जाता था कॉर्बेट स्टाइल। बिटवीन द 8th और 13th सेंचुरी के बीच में इस स्टाइल की हेल्प से काफी टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टॉम्ब्स को बनवाया भी गया। ये स्टाइल की पिक्चर हो गई। आज भी आपको स्टाइल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा था आर्क्यूएट आर्किटेक्चरल फॉर्म। इसके अंदर क्या क्या होता था? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूएट, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता था। दोनों स्ट्रक्चर आज भी आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। फिर है लाइमस्टोन सीमेंट was increasingly used in construction. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structure easier and faster. फिर यहाँ पर रिलीजियस आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है राजा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में, इसको एक बार गो थ्रो कर लेना। और साथ में गिवन है केंद्रीय महादेव टेम्पल के बारे में। दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर साथ में पिक्चर भी दी हुई है। अब द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। The other lesser deities in the temple were god and goddesses of the aliens and subordinate of the rulers. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। Muslim sultans and padshahs did not claim to be an incarnation of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God. An inscription in the Kuwait al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. मतलब उस मॉस्क्यू के अंदर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि ये मॉस्क्यू भी उसी टाइम पर बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी
के टाइम पीरियड से पहले उसी टाइम पर, तो वहीं पर लिखा हुआ है कि गॉड ने अलाउद्दीन को एज अ किंग चूज किया है। अब यहाँ पर सारी चीजें इसी टाइप से पूरी आपको तारीफ मिलेगी राजाओं की गॉड से लिंक कर कर, और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर है टारगेटिंग टेम्पल्स के बारे में। यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ टारगेटिंग टेम्पल्स इन हिस्ट्री। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, जैसे कैसे सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी ने टेम्पल्स को टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम पर टेम्पल्स बहुत रिच होते थे, इसलिए टेम्पल्स को टारगेट भी किया जाता था। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक वन अनदर किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। अब उस टाइम पर आप जिस चीज से अपनी पावर को शो कर रहे हो, तो जब आपके ऊपर अटैक किया जाएगा तो डिस्ट्रॉय भी तो उसी चीज को किया जाएगा। इसीलिए उस टाइम पर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी अपनी पावर को दिखाने के लिए किया जाता था, और टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी पावर दिखाने के लिए ही किया जाता था, जिसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है। अब दे रखा है चार बाग गार्डन स्टाइल। In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal garden placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. इन्हीं gardens को बोला जाता है चार बाग, 4 gardens, because of their symmetrical division into क्वार्टर्स। अब आपको ये सेम जो गार्डन है ये आपको हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर आपको देखने को भी मिल जाएगा, वहां पर बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को यूज किया गया है। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चारबाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर, आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर। दिल्ली वाला मैंने देखा इसलिए मुझे पता है, कश्मीर और आगरा भी वाला मैंने देखा नहीं, तो आपको ये सेम स्ट्रक्चर आज भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है, यू कैन स्किप। फिर है टॉम्ब आर्किटेक्चर। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architecture turned to the tombs of his Central Asian ancestors. Humayun Tomb, the central towering dome, and the tall gateway become important aspects of Mughal architecture, first visible in Humayun Tomb. आज भी दिल्ली के अंदर सेम आपको एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देता है। फिर फोर्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात की गई है, तो वन रीडिंग आपको यहाँ पर देनी है। फिर दे रखा है पित्रादुरा। ये क्या होता है? पित्रादुरा इज अ टर्म फॉर द इनलेट टेक्निक ऑफ यूजिंग कट एंड फिटेड हाईली पॉलिश्ड कलर्ड स्टोन टू क्रिएट इमेज। इट इज कंसिडर्ड अ डेकोरेटिव आर्ट। इन मुगल इंडिया दिस टेक्नोलॉजी वाज नोन एज प्राचीन करी। तो ये आपको इस टाइप से दिखाई देगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वन रीडिंग का काम है, वो हो जाएगा। फिर दे रखा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ artistic forms and architectural style. As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. In विजयनगरा एम्पायर भी मेडिवल टाइम पीरियड का एक एम्पायर था कर्नाटका वाले एरिया में। इन विजयनगरा, फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal places in Fatehpur Sikri. Example, Temple of Govind Deva in Vrindavan was constructed out of red stone. Interesting arches is used in the temple. Its style of architecture is from northeast Iran and was used in Fatehpur Sikri. तो इस टाइप से आपको पूरा गिवन है, आपको वन टाइम इसको रीडिंग देनी है। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स गिवन है। इंटरेस्टिंग पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब मेडिवल टाउन्स को उनकी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जहाँ पर टेम्पल ज्यादा उनको टेम्पल टाउन्स, किसी किसी जगह पर कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होती थी तो वो उस नाम से जाने जाते थे। जैसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर देखें तो तंजावुर, जो चोला एम्पायर की कैपिटल था, उसको इसी चीज के लिए जाना जाता था। कावेरी रिवर भी इसी के नियर बाय फ्लो की जाती थी। फिर जो राजा राजेश्वरा टेम्पल था, जिसको राजा राजा वन ने बनवाया था, वो भी इसी टाउन के नियर अबाउट सिचुएटेड था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर देखें तो द टाउन इज बस्लिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी, जिसके अंदर हम देखते हैं स्वामी मलई इज द फेमस प्लेस फॉर द सतापतीज, और स्कल्पचर के लिए ये जगह फेमस थी। द साल्या वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरैयूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल।
फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नॉबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। फिर यहाँ पर टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर भी हम तंजावुर को ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी टेम्पल्स की कि वो सेंटर थे इकोनॉमी के भी और सोसाइटी के लिए भी। क्यों? सेम वही बात, रूलर्स क्यों बनवाते थे टेम्पल? उनका डिवोशन दिखाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर डिटी के लिए, साथ में वहां पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, प्रेस्टीज के पर्सपेक्टिव से। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन उस टाइम पीरियड पर की जाती थी। फिर यहाँ पर आपको टेम्पल टाउन्स की डेफिनेशन दी, मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे तिरुपति आंध्र प्रदेश आज भी फेमस है, कांचीपुरम, मदुरई, सोमनाथ, ये जगह आज भी टेम्पल्स के लिए उतनी ही फेमस है। पिलग्रिमेज सेंटर्स की बात करें, पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप, जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश है। आज हम वहाँ क्यों जाते हैं? सिंपल सी बात है, टेम्पल्स को देखने जाते हैं। अजमेर है राजस्थान के अंदर, इट वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th century and later become the Suba headquarter under the Mughal. It provide an excellent example of religious coexistence. Khwaja Muhyiddin Chishti, the celebrated Sufi sant who settled there in the 12th century, attracted devotees from all the crypt. Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient times. फिर नेटवर्क दिखा रखा है स्मॉल टाउन्स का, जिसके अंदर बताया फ्रॉम द 8th century onward, large villages in the subcontinent are transformed into small towns. अब आज भी ऐसा ही होता है, कोई विलेज है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, उसके अंदर थोड़ी शॉप्स वगैरह डेवलप हो गई तो हम उसको टाउन कहने लग जाते हैं। फिर टाउन से भी और ज्यादा उसका एरिया एक्सटेंड हो गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर वही जगह सिटी कहलाने लग जाती है। तो इस टाइप से ही चीजें उस टाइम पर भी दिखाई गई है। फिर यहाँ पर बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में बताया हुआ है। बंजाराज आर वन अमंग द ट्रेडर कम्युनिटीज इन मेडिवल इंडिया। फिर गिल्ड्स क्या होता था? सेवरल ट्रेडर्स एक्सेप्शनली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन बना लेते थे वो, विद साथ में उनका एक हेडमैन होता था, हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट, जो हॉर्स को खरीदते थे उनको बोला जाता था। फिर उसके बाद सारा यहाँ पर गिल्ड्स के बारे में बताया गया, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ट्रेडेड आइटम्स, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके मेंशन है। तो ये वन रीडिंग का चैप्टर है, इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर क्राफ्ट इन टाउन्स के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया बिदरी इनले वर्क की क्या होता था? द क्राफ्ट पर्संस ऑफ बिदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। उसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है। The Panchalas or Vishwakarma community consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. तो ये जो लोग थे ये एक टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। फिर द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी एक जगह का नाम है जो लोकेट करती है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के ऊपर, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर की फॉर्मेशन कब हुई थी? फाउंड कब किया गया था? 1336 के अंदर। अब हम्पी का कंस्ट्रक्शन आज तक भी बहुत फेमस है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी कंसिडर किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। फिर रॉयल आर्किटेक्चर के बारे में बता रखा है यहाँ पर। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर हम्पी का कैसा था उसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर विरूपाक्षा को भी इंक्लूड किया गया। महानवी डिब्बा, द महानवी फेस्टिवल होता था जिसको आज के टाइम पे हम नवरात्रि कंसिडर करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर हम्पी की ट्रेड के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर फॉल ऑफ हम्पी बताया गया है। फॉल ऑफ हम्पी कैसे हुआ था कि एक वॉर हुआ था 1565 के अंदर, जिसके अंदर एक साइड विजयनगर एम्पायर था और दूसरी साइड गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बिरार बिदार, इन सभी के क्या थे? रूलर्स थे। और उसके अंदर जो विजयनगर एम्पायर था वो हार गया था और वहीं से विजयनगर का एम्पायर का फॉल स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पर सूरत के बारे में बताया हुआ है, जो एक एपोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड माना जाता है। Surat was the gateway for trade with West Asia by the Gulf of Ormuz. Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrims ship set sail from here. तो ये सारी चीजें यहाँ पर सूरत के बारे में बताई गई है। फिर उसके बाद बैंकिंग सिस्टम कैसे था सूरत के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत बिगन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th century। क्या रीजंस थे? क्यों? क्योंकि सी रूट, पोर्तुगीज के आने की वजह से हमें सी रूट मिल गया था और फिर बॉम्बे की साइड से भी रास्ते ओपन हो गए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे अपने कंट्रोल में मिल गया था। तो ये कुछ मेजर रीजन रहे जिसकी वजह से सूरत की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो गई। फिर यहाँ पर मसूलीपट्टनम के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पोर्ट टाउन लेऑन डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, इसके बारे में बताया गया है। सारी चीजें यहाँ पर मसूलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन था फ्रॉम ट्रेड परस्पेक्टिव।
फिर रीजन टू डिक्लाइन द मसूलीपट्टनम बताए हुए हैं। तो ये सिर्फ एक वन रीडिंग का चैप्टर है, इसमें अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे डायरेक्ट यहाँ पर से पूछ लिया जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। फिर जो नए नए टाउन्स और ट्रेड्स की जगह थी जो बाद में चलकर इंपॉर्टेंस के अंदर आई, उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इमरजेंस हुआ, नवल सुप्रीमेसी का इमरजेंस हुआ यूरोपियन कंपनीज के आने की वजह से। फिर डिक्लाइन हुई क्राफ्ट पर्सन की इंडिपेंडेंस, क्यों? क्योंकि बाहर से भी अब सारी चीजें आना स्टार्ट हो गई थी। कुछ नई सिटीज जो थी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन सभी का राइज होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, बाकी यूरोपियन कंपनी इंडिया के अंदर आ चुकी थी। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर वास्को डी गामा के बारे में बताया गया है। सिंपल सा है, वास्को डी गामा पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सी रूट बना लिया इंडिया तक। सी रूट के रास्ते वो आए, सबसे पहले वही इंसान थे। कब आए? 1498 के अंदर वो आए। कहाँ से आए? पुर्तगाल से आए। उसके बाद ही इंडिया के अंदर इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, और लास्ट में इंग्लिश तो ऐसे आए कि यहाँ पर काफी ईयर तक रूल कर कर गए। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया गया है जिन्होंने अमेरिका तक का रूट को फाउंड किया था। फिर यहाँ पर लोस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में बताया हुआ है। ब्रॉन्ज क्या होता है? एक अलॉय होता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है कॉपर एंड टीन का। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज, उसके बारे में बताया गया है। फिर चोला जो थे, चोलास ब्रॉन्ज स्टैचू जो थे वो किससे बने हुए थे? लॉस्ट वैक टेक्निक से बने हुए थे, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर यहाँ पर काबुल की स्पेशलिटी को बताया हुआ है सारी चीजें। फिर द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन के बारे में बताया गया जिसके अंदर टाउन है लाइक अहमदाबाद वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज एंड बट अदर्स लाइक तंजावुर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरी। तो यही है, सेंचुरीज के साथ कुछ जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, कुछ की कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस जिन्होंने हेम्पी के अंदर विजिट किया 16th सेंचुरी के अंदर। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है पार्ट 2 उसके अंदर भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर टैंक्स एंड कैनाल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग विजयनगरा रूल कैसी थी, इसके बारे में बताया गया है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वन रीडिंग यहाँ पर भी ये टॉपिक भी डिजर्व करता है। उसके बाद अगले के अंदर क्या है? चैप्टर के अंदर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वर्ना बेस्ड सोसाइटी के बारे में बताया गया है। फिर ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में बताया गया है कि ट्राइबल्स में क्या प्रॉब्लम थी, कि प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी चीज थी कि ट्राइबल सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी के अपने रूल्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, वो ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को नहीं मानते थे और ना ही वो अनइक्वल क्लासेस के अंदर डिवाइडेड थे, वो अपने किंगशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे। ये सारी चीजें उनके अंदर इंक्लूडेड थी। यहाँ पर फिर पूरा ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में गिवन है। अब देखो यहाँ पर सभी मेजर इंडियन ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सभी ट्राइब्स के यहाँ पर नाम को स्टडी करो और आपको सब कुछ याद हो जाए, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हम आगे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर प्रोसीड करते हैं वहां पर हमें जो मेजर मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है उनके बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जब हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स को, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जहाँ पर हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां से हम सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। यहाँ से सिर्फ कंफ्यूजन होता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके नहीं होते, क्योंकि आपको सारे ट्राइबल ग्रुप्स, उनके नाम और सारी चीजें याद नहीं रह सकती। फिर भी चाहो तो एक रीडिंग कर सकते हो, यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं है। इवन जब मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली और सारी चीजें हुई तो वहां पर भी हमें इस टॉपिक को समझाया नहीं गया था, सिर्फ नोट्स दिए गए थे। और इस टॉपिक के अंदर समझाने का कुछ होता नहीं है, जस्ट एक रीडिंग आप यहाँ से ले सकते हो इफ यू वांट टू। फिर न्यू कास्ट और हिरार्कीज के बारे में यहाँ पर गिवन है कि कैसे आर्टिसंस जो थे उनकी एक सेपरेट जाति बन गई, राजपूत एक सेपरेट जाति बन गई, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है विद इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। फिर गोंड्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे सारी चीजें करते थे। अकबरनामा के बारे में गोंड्स के अंदर मेंशन है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। और कुछ भी नहीं है। फिर अहोम्स जो बिलोंग करते हैं मेनली आपके आसाम वाले रीजन से, उनके बारे में मेंशन है। फिर पाइकास के बारे में मेंशन है। तो दे आर लाइक कि इनके बारे में सिर्फ बताया हुआ है कि ये कौन से रीजन में रहते थे, क्या ये प्रैक्टिस करते थे और कैसे ये रहते थे। इसके अंदर हमें और कोई बेसिक किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जैसे बताया हुआ है इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर दैट पीटर जो इंग्लिश ट्रेडर थे वो 17th सेंचुरी में आए थे जिन्होंने बंजारास को डिस्क्राइब किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह पर आपने कल्टीवेशन की, वहां पर फिर आपने वहां पर सारी चीजों को बंद किया और फिर आप अगली जगह पर मूव कर गए, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। 8th चैप्टर के अंदर है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन।
यहाँ पर बताया गया है कि कैसे टाइम के साथ आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड इस्टेब्लिश हो गया। हिंदूज की अपनी थ्योरी है रिलेटेड टू बर्थ रीबर्थ, वो उनके अपने गॉड्स हैं। मुस्लिम्स के अपने अपना गॉड है। फिर जैन की जो टीचिंग्स हैं वो अलग है, बुद्धास की टीचिंग अलग है। तो जैसे जैसे ये आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड एमर्ज हुआ उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई हैं। कैसे हम पहले नेचर की पूजा करते थे, फिर कैसे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर शिव की पूजा करने लगे, विष्णु की पूजा करने लगे, दुर्गा की पूजा करने लगे। फिर यहाँ पर अलवर्स और नैनार्स मेंशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नैनार्स जो संत विष्णु शिवा के लिए डिवोटेड होते थे और अलवर्स जो संत विष्णु के लिए डिवोट होते थे। ये सेम चैप्टर आपकी 12th की जो हिस्ट्री की बुक है सेकेंड पार्ट, उसका सेकेंड चैप्टर है, वहां पर ये सारी चीजें मेंशन है। बस डिफरेंस ये वहां पर बहुत इजी लैंग्वेज में और वहां पर ब्रीफ में मेंशन है, इसलिए वहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर ज्यादा बनती है। अब ऐसा नहीं है कि इस एनसीईआरटी से नहीं बनेगी, बट वहाँ ज्यादा बेटर बनती है। क्योंकि क्या होता है कि अब जब नॉर्मली हम 6th या 7th क्लास में थे, अब आप सबका पता नहीं, बट हमारे स्कूल में सिर्फ यही होता था कि मैम हमें 10 क्वेश्चंस देती थी, 10 क्वेश्चंस के आंसर खुद ही नोट डाउन ब्लैक बोर्ड पे करवा देती थी और हम उनको याद कर लेते थे। तो वैसा ही होता है, इसलिए हम कभी ध्यान दे भी नहीं पाते हैं। फिर यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अद्वैत के बारे में बताया गया, जिसके अंदर शंकरा के बारे में बताया हुआ है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया में से रहे। 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर इनका केरला के अंदर इनका बॉर्न हुआ था, इस तरीके से। फिर रामानुजा के बारे में बताया हुआ है। इस तरीके से सिर्फ ये नाम है यहाँ पर, और नाम के साथ वो कहाँ बॉर्न हुए, वो किस चीज में मानते थे, सिर्फ उतना यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नथपंथी, सिद्धांत, योगीज, इन सभी के बारे में मेंशन है कि वो क्या करते थे, कि वर्ल्ड को छोड़कर वो अल्टीमेटली मेडिटेशन के अंदर और उन चीजों के अंदर चले जाते थे। फिर इस्लाम और सूफीज्म किस तरह से डेवलप हुआ, सूफी संत किस तरह से डेवलप हुए, वो क्या बोलते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो इट्स लाइक कि आप एक रीडिंग यहाँ से ले लो, उसके अलावा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। फिर अलग अलग जो डेवलपमेंट हुई, रिलीजियस डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो मेंशन है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को कंपोज किया, जो कि काफी पॉपुलर रीडिंग है आज के टाइम पीरियड की भी। फिर सूरदास की कुछ कंपोजिशंस हैं, सूर सागरा, सूरा सरावली और साहित्य लहरी, उनके बारे में यहाँ पर डिवोशन एक्सप्रेस किया गया है। शंकरादेवा ऑफ असम की यहाँ पर चीजें मेंशन है। फिर मीराबाई के बारे में मेंशन है, वो डिवोटेड थी कृष्णा को लेकर, उन सारी चीजों के बारे में मेंशन है। फिर चैतन्य देवा, वो भी एक भक्ति 16th सेंचुरी के भक्ति संत रहे बंगाल से, जो सेल्फलेसली डिवोशन था उनका कृष्णा राधा को लेकर, उसके बारे में। फिर कबीर के बारे में सारी चीजें मेंशन है। ये सारी चीजें आपको उस बुक के अंदर भी सेकंड चैप्टर में मिलेंगी। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब दोनों ही जगह पर सेम बात की जा रही है, हम एक जगह पर रीडिंग करें ताकि हमारा टाइम भी बचे। तो सेम ही है बिल्कुल, सीक्वेंस भी आपको ऐसे की ऐसी मिलेगी। पहले कबीर के बारे में, फिर गुरु नानक के बारे में बता रखा है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर लेटर डेवलपमेंट सिखिज्म के अंदर क्या हुई आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह सॉरी। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा मेंशन है। इस चाहो तो एक रीडिंग इस चैप्टर की फटाफट ले लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी। फिर मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के बारे में मेंशन है। इसके अंदर लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, जगन्नाथ कल्ट के बारे में बताया हुआ है। जगन्नाथ अभी शायद वहाँ की जो रथ यात्रा होती है वो भी शायद कल परसों में ही है, तो उसके बारे में मेंशन है कि वहाँ पर कौन सी 3 मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। फिर राजपूत और राजपूत का जो हीरोइज्म वाला ट्रेडिशन होता है वो यहाँ पर मेंशन है। तो दे आर द थिंग्स जो आपसे नहीं पूछी जाती। कथक की पूरी स्टोरी मेंशन है, बस आपको इतना पता नहीं चाहिए कथक एक क्लासिकल फॉर्म है डांस की, कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। फिर यहाँ पर और भी क्लासिकल जो डांस की फॉर्म है उनके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मेंशन है आपकी 1 2 3 4 5 6 क्लासिकल डांस फॉर्म मेंशन है। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी 2 क्लासिकल फॉर्म यहाँ पर मेंशन नहीं है डांस की। फिर मिनिएचर पेंटिंग्स ने आगे डेवलपमेंट कैसे की उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ने क्या अलग किया, उन्होंने थीम्स लिया, माइथोलॉजिकल थीम्स थे, पोर्ट्रेट्स थे रूलर्स के, कोर्ट सीन्स के। फिर बसोली पेंटिंग्स थी। उसके बाद वैष्णवी ट्रेडिशन के ऊपर जो इंस्पायर थी। फिर बंगाली लैंग्वेज की ग्रोथ कैसे हुई, हम मानते हैं बंगाली लैंग्वेज भी संस्कृत से ड्राइव है, कैसे उसकी ग्रोथ हुई, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। तो ये सिर्फ वन टाइम रीडिंग है, इससे ज्यादा इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं करना है।
फिर यहाँ पर कल्ट ऑफ पीर्स इन बंगाल, टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे था बंगाल का, वो सारी चीजें मेंशन है और इन चीजों के ऊपर यूपीएससी नहीं जाता। फिश एज फूड इन बंगाल, आपने सुना होगा कि फिश वहां पर बहुत पॉपुलर होती है, लोकल खाने की चीज होती है, तो वो कैसे होती है। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर बता रखा है लक्ष्मणा टेम्पल इज लोकेटेड एट खाजुराहो, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर आपके लास्ट चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे चेंज हुई। सबसे पहले रीजन मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, सिंपल सा रीजन है, औरंगजेब ने इतने सारे मिलिट्री एक्सपेंशंस किए, इतने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज किया कि बाद में उनकी डेथ के बाद चीजें खत्म, उसकी वजह से भी खत्म होती चली गई। कुछ औरंगजेब के डेथ के बाद जो रूलर्स आए वो वीक थे, वो इनकेपेबल थे इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए। साथ में जो प्रोविंसेस थी उन्होंने भी अलग होना शुरू कर दिया था। जैसे मुगल एम्पायर से आपका 1922 में अवध अलग हो गया, फिर आपका हैदराबाद भी अलग हो गया, बंगाल का रीजन भी अलग हो गया। इस तरीके से जो नोबल्स थे वो अलग होते चले गए और अलग अलग रीजन को इंडिपेंडेंट करते चले गए और मुगल एम्पायर से हटाते चले गए। फिर नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, उन्होंने दिल्ली के अंदर लूट मचाई, पिकोक थ्रॉन, आपका कोहिनूर, ये सारी चीजें वो इंडिया से ले गए और बहुत सारा पैसा भी। फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ और अहमद शाह अब्दाली के साथ ही बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड वाला 1961 में मराठास के साथ उन्होंने अब्दाली ने बैटल किया जिसके अंदर अब्दाली जीत गए, जिससे मराठास की पावर भी वीक हो गई थी। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, वही जो मैंने आपको बताया, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, ये सभी जो है मुगल एम्पायर से अलग होते चले गए। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने इंडिपेंडेंट कराया, हैदराबाद को असफ जहां ने, अवध को शादत खान ने, इस टाइप से इन्होंने जाकर अलग अलग रीजन को इंडिपेंडेंस दिलवाई मुगल एम्पायर से और ये अलग रहकर अपना रूल करना इन्होंने शुरू किया। फिर यहाँ पर अवध की सारी डिटेल्स मेंशन है, एक बार चाहो तो गो थ्रू यहाँ से आप कर सकते हो। फिर बंगाल की डिटेल्स मेंशन है कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का कंट्रोल लिया, फिर उसके बाद अलावर्दी खान का एक रूल रहा 1740 से 1756 तक, ये भी अच्छा टाइम पीरियड रहा बंगाल के लिए। इसके बाद बंगाल में चीजें खराब हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ और सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। फिर यहाँ पर राजा जयसिंह के बारे में मेंशन है जिन्होंने जयपुर को कैपिटल बनाया था। जयपुर की जो आप आज के टाइम पे डेवलपमेंट देखते हैं, जंतर मंतर देखते हैं, वो सभी इन्हीं की वजह से है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है। सिख के बारे में थोड़ा सा मेंशन है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर की लीडरशिप में सिख ने फाइट किया, फिर बंदा बहादुर की भी डेथ हो गई थी कुछ टाइम पीरियड के बाद, फिर चीजें अलग हुई। फिर बाद में चीजें कब रिकवर हुई, पंजाब कब रीयूनाइट हुआ, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पर। रंजीत सिंह के डेथ के बाद क्या हुआ, चीजें एंग्लो सिख वॉर हुए 2 और उसके बाद जो चीजें थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। फिर मराठा किंगडम के अंदर शिवाजी के बारे में मेंशन है। शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी जो इनके बेटे थे, और फिर संभाजी के जो बेटे थे साहू, वो और उनकी वाइफ को जेल में रखा था औरंगजेब ने, औरंगजेब की डेथ के बाद उनको रिलीज किया गया था, वो सारी स्टोरी है। ये सारी चीजें ना मैंने आपको ब्रीफली करवा रखी हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और इनको चीजों को ब्रीफली हम दोबारा से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही कवर करेंगे। यहाँ से सिर्फ आपको एक रीडिंग लेनी है। फिर याद रखना चौथ क्या होता है, इज द 25% ऑफ द लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स, और सरदेशमुखी क्या होता है, 9 से 10% ऑफ द लैंड रिवेन्यू पेड टू द हेड कलेक्टर इन द डेक्कन। ये दोनों ही किसके लगाए हुए टैक्स थे, मराठास के टैक्स थे। उसके अलावा यहाँ पर शिवाजी के बारे में थोड़ी सी डिटेल मेंशन, आप चाहो तो इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर जाट का कैसे, सबसे पहले जाट के अंदर लीडर थे चौरामन जिन्होंने टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट किया। फिर ये चीजें पीक पर थी सूरजमल के टाइम पर, और सूरजमल को काफी ज्यादा आज भी जाट कम्युनिटी के अंदर माना भी जाता है। फिर उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर लास्ट में इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिलेटेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फिर जंतर मंतर किसने, 5 जंतर मंतर हैं आपके इंडिया में, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में, ये सब की कंस्ट्रक्शन करवाई थी जयसिंह ने, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। फिर बाजीराव 1 के बारे में थोड़ा सा मेंशन है। बाजीराव 1 वही जिनके ऊपर मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, वही वाले हैं। कहा जाता है कि ये अपने रूल के टाइम पर एक भी बैटल को नहीं हारे थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डाउट और प्रॉब्लम हो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी मेंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल उसकी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे यूट्यूब अकाउंट पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप चाहो तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे और आपको मेरी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।